गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारीलाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का यह हमारा टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, कल हमने भारत में दबाव समूह की कार्यविधि के ढंग के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि भारत में दबाव समूह की भूमिका क्या है, उनके कार्य क्या हैं। तो जहाँ तक दबाव समूह के कार्यों का संबंध है, इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनके कार्यों की कोई स्थायी सूची निश्चित नहीं की जा सकती। सभी दबाव समूह के जो उद्देश्य हैं वे अलग अलग होते हैं और हर दबाव समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयत्न करता है और उस उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रकार के साधन अपनाता है। लेकिन सभी दबाव समूहों का जो मुख्य कार्य है वो एक ही है, वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति। तो इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार के जो दबाव समूह हैं वो जो अलग अलग साधन अपनाते हैं, उसके आधार पर हम दबाव समूह के कुछ कार्य निश्चित कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें सदस्यों के हितों की रक्षा और विकास। हर प्रकार के दबाव समूह का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने वर्ग के हितों की रक्षा और विकास करना होता है। इनका ये जो संयुक्त उद्देश्य है, ये एक ही वर्ग या एक ही श्रेणी के सदस्यों को दबाव समूह के रूप में एकत्रित होने में, संगठित होने का मुख्य आधार बनता है कि यदि इनका उद्देश्य एक ना हो तो ये आपस में संगठित नहीं हो सकते। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जिस संयुक्त हित या जिस हित को मुख्य रखकर, सामने रखकर दबाव समूह का निर्माण किया गया है, उस संयुक्त हित या हित की रक्षा और विकास प्राप्ति करना ही प्रत्येक दबाव समूह का एकमात्र उद्देश्य है। माने यदि जातीय हित समूह है तो जातीय आधारित कोई उनके हितों की रक्षा के लिए वो अस्तित्व में आया होगा। भाषाई हित समूह है तो भाषाई हितों की रक्षा के लिए वो अस्तित्व में आया होगा। तो उन्हीं हितों की रक्षा और विकास करना ही इन दबाव समूह का एकमात्र उद्देश्य होता है। और प्रत्येक दबाव समूह अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति सरकारी नीतियों और निर्णयों को अपने पक्ष में प्रभावित करने से ही कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए सभी जो अलग अलग तरह के दबाव समूह हैं अलग अलग तरह के साधन अपनाते हैं। संसदीय वैधानिक समितियों के सामने इन दबाव समूह के सदस्य या अधिकारी प्रस्तुत होते हैं और कानूनों का निर्माण अपने पक्ष में करवाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा ये अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए जो भी साधन किसी दबाव समूह को सही लगता है वो उस साधन का प्रयोग करने में संकोच नहीं करता। जैसे अभी 2 साल पहले ही हमने हरियाणा में देखा जाट आंदोलन, वो क्या था, जातीय दबाव समूह था और उन्होंने जो साधन उनको ठीक लगे उन आंदोलनकारियों को वो अपनाए। उससे देश में या हरियाणा में माहौल खराब हुआ या नहीं हुआ, इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। माने इन दबाव समूहों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी ठीक लगता है उसको ये करने का प्रयास करते हैं। सेकंड है जन नीतियों तथा कानूनों के निर्माण को प्रभावित करना। अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए हर प्रकार के दबाव समूह के लिए ये जरूरी है कि वह सरकार के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों को अपने हित के लिए प्रभावित करे, अपने हितों में मोड़ने का प्रयास करें। इस उद्देश्य के लिए दबाव समूह सरकार पर अनेक विधियों द्वारा दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। वो विधियाँ वही हैं जिनका जिक्र हमने कल किया था, जो हमने कल डिस्कस की थी। और जन नीतियों और कानूनों के निर्माण में ये दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते क्योंकि कानून निर्माण सरकार करती है। लेकिन ये दबाव समूह जनसभा करके, प्रदर्शन करके, बातचीत के द्वारा सरकार की नीतियों और कानूनों के निर्माण को अपने हितों की सुरक्षा के लिए अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास करते हैं। थर्ड है इसमें राजनीतिक दलों को अपने प्रभावाधीन रखना। ये जो दबाव समूह हैं ये सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दलों को अपने प्रभाव में
रखने का प्रयास करते हैं। इस उद्देश्य के लिए वो राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से पर्याप्त मात्रा में चंदा देते हैं। राजनीतिक दलों को धन की आवश्यकता होती है और इस कारण वे बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी आदि से सहायता प्राप्त करते हैं और इसी सहायता के बदले में जो राजनीतिक दल हैं वो इन दबाव समूहों को, माने जिस दबाव समूह से संबंधित व्यक्तियों ने उनकी आर्थिक सहायता दी है, उनको धनराशि दी है चंदे के रूप में, तो ये जो राजनीतिक दल हैं इन दबाव समूहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयासों द्वारा सरकार का संरक्षण प्रदान करवाते हैं। माने जो आर्थिक नीतियाँ, ज़्यादातर ये उद्योगपति और व्यापारी ही देते हैं धन, तो जो राजनीतिक दल हैं वो जब सत्ता में आते हैं इनके पैसों के बल पर, तो सत्ता में आने के बाद वो अपनी आर्थिक नीतियाँ इन्हीं के को मद्देनज़र रखकर, इनके हितों को ध्यान में रखकर बनाते हैं। फोर्थ है प्रचार करना। दबाव समूह को जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्य का प्रचार करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा उद्देश्य का प्रचार होगा उतना ही ज़्यादा उस वर्ग के जो और लोग हैं वो उस दबाव समूह से जुड़ते चले जाएंगे और इस उद्देश्य के लिए फिर ये दबाव समूह आंदोलन चलाते हैं तो जितनी ज़्यादा जनता इस आंदोलन से जुड़ेगी, जितना ज़्यादा ये जनमत को प्रभावित कर पाएंगे, उतना ही अधिक सरकार पर दबाव बढ़ेगा। फिफ्थ है परामर्शदात्री कार्य। कि जो दबाव समूह है ये अपने अपने क्षेत्र के विषय में, अपने अपने हितों के विषय में सरकार को नीति निर्माण करते समय परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं। सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं इन दबाव समूहों से उनके व्यवसाय के संबंध में, यदि जातीय दबाव समूह है तो उसके संदर्भ में, भाषाई दबाव समूह है तो उसके संदर्भ में, या व्यावसायिक दबाव समूह है तो उनके व्यवसाय के संबंध में आवश्यक सूचना प्राप्त करते हैं। और दबाव समूहों के जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार को नई ग्रहण की जा रही नीति के विषय में, माने जो सरकार नीति बनाने जा रही है उसके विषय में या तो प्रोत्साहित करेंगे कि हाँ ये ठीक है, या फिर उसके जो बुरे प्रभाव हैं उसके विषय में सरकार को चेतावनी देते हैं। जब संसद में विभिन्न विषयों के संबंध में विधेयकों पर विचार किया जाता है, विधेयक क्या है? कानून निर्माण के लिए रखा गया प्रस्ताव। विधेयकों पर जब विचार किया जाता है तो दबाव समूह अपने प्रतिनिधियों द्वारा संसद की समितियों, अन्य सदस्यों या मंत्रियों को आवश्यक सूचना या परामर्श देते हैं। सरकार के लिए ऐसी सूचनाएं कई बार काफ़ी उपयोगी साबित होती हैं। नेक्स्ट है संसदीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत होना। कि जब संसद कानून का निर्माण करती है तो विधेयकों से संबंधित विषय की समिति के पास जब वो विधेयक जाता है निरीक्षण के लिए, जब विधेयक पर फर्स्ट और सेकंड रीडिंग हो जाती है तो उसमें किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, व्यवहारिकता की कोई कमी ना रह जाए उसको लागू करने में, तो वो जो विधेयक है उस विषय से संबंधित समिति के पास भेजा जाता है। तो उस समय संसद की ऐसी समितियां विधेयकों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस विधेयक से प्रभावित होने वाले दबाव समूहों को अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कह सकती हैं। माने वो जो समितियां हैं वो इन दबाव समूहों से सलाह मशवरा कर सकती हैं। दबाव समूह अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसी समितियों के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए खुद भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और लोकतंत्रीय देशों में लोगों को यह अधिकार है कि वो किसी भी विधेयक से प्रभावित होने वाले व्यक्ति अपना जो दृष्टिकोण है वो संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो दबाव समूह हैं ये संसदीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत होने पर अपना दृष्टिकोण बताते हैं कि इससे उनका जो वर्ग है या उनके जो हित हैं उन पर इस बनने वाले कानून का, आगामी कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, जो भी उनको लगता है वो ये समिति के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है प्रतियोगिताओं का प्रबंध करना। जो बड़े बड़े दबाव समूह हैं ये समय समय पर अपने हितों से संबंधित जो विषय हैं
उसके लिए विशेषज्ञों की प्रतियोगिताओं का प्रबंध करते हैं। इन प्रतियोगिताओं में सरकारी अधिकारियों को भी बुलाया जाता है और सरकारी अधिकारियों के साथ साथ विधानमंडल के सदस्य, राजनीतिक दलों के नेता, उनको भी ऐसी प्रतियोगिताओं में निमंत्रण पत्र भेजा जाता है, किसी को चीफ गेस्ट के रूप में, किसी को किसी रूप में। तो ऐसी प्रतियोगिताओं में सरकार की नीतियों के विषय में भी विचार विमर्श होता है। डिबेट्स होती है ना, दोनों पक्ष रखे जाते हैं उसमें, विषय से संबंधित पक्ष भी और विपक्ष भी, एक पक्ष में बोलेगा और एक विपक्ष में बोलेगा। तो इस प्रकार ये जो विचार विमर्श होता है, इस विचार विमर्श के द्वारा सरकार को विशेषज्ञों की और संबंधित दबाव समूह के विचारों की जानकारी प्राप्त होती है और दबाव समूहों को सरकार के विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सभी प्रकार के दबाव समूह हैं, इनके कार्य एक जैसे नहीं होते, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि हर प्रकार के दबाव समूह का कार्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है और इसी उद्देश्य के लिए ही हर प्रकार का दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाने के लिए हमेशा से ही अलग अलग जो भी आवश्यक साधन उनको सही लगते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो जहाँ तक भारत में दबाव समूहों के अस्तित्व का सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालने का संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस उद्देश्य में भारत में केवल जो बड़े बड़े औद्योगिक और व्यापारिक समूह हैं वही सफल हैं। और जहाँ तक व्यापारिक समूहों और व्यावसायिक दबाव समूहों की बात है, तो ऐसे दबाव समूह अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं और सरकार भारत में इनकी नीतियों से जो दबाव समूह द्वारा दबाव डाला गया है इनसे कोई विशेष प्रभावित नहीं होती, क्योंकि ना तो सरकार ऐसे दबाव समूहों के समर्थन पर निर्भर है भारत में और ना ही ऐसे जो दबाव समूह भारत में है वो इस स्थिति में है कि वो सरकार को अपने पक्ष में झुकने के लिए मजबूर कर सकें। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि दबाव समूहों का भारत में केंद्रीय या राज्य सरकार पर कोई प्रभाव नहीं है। भारत की जो राजनीति है मुख्य रूप में उद्योगपतियों के समूहों, बड़े बड़े किसानों के समूहों और व्यापारियों के प्रभावों के समूहों के अधीन रहती है। बाकी जो समूह भारत में हैं, अन्य जो दबाव समूह हैं जो अलग अलग आधार पर बने हैं, उनका भारत की राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। और दूसरा, भारत में दबाव समूह इतने अधिक प्रभावशाली या संगठित भी नहीं हैं जितने कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये दबाव समूहों का जो चैप्टर्स है इसको कंप्लीट कर लिया है। इसको आप अच्छे से पढ़ना और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा तो बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम्स होने की संभावना है, इसलिए साथ के साथ अपनी जो तैयारी है एग्ज़ाम की वो पूरी रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपने आस पड़ोस में भी जागरूकता फैलाओ, लोगों को जागरूक करो कि ये जो बीमारी है ये ख़तरनाक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। और अपने परिवार में भी सबका ध्यान रखो, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों की ये जिम्मेवारी है कि आप अपने आस पड़ोस में भी सबको जागरूक रखें, खुद को सुरक्षित रखें, सभी को सुरक्षित रहने का प्रयास